हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 16 नवंबर है और जानते हैं कि आज के करंट अफेयर में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है। व्यक्ति विशेष में हम बात करेंगे शीतल महाजन की कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी। उसके बाद हम बात करेंगे नई चेतना 2.0, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, इसकी शुरुआत की गई है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक प्रश्न जो है बिल्कुल संभावित है एग्जाम में आ सकता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे संपूर्ण सूचकांक की कि ये क्या है, और एक रिपोर्ट आई है जिसको ओईसीडी ने जारी किया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन क्यों न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, इसको लेकर हम बात करेंगे। और अंत में कल के मैच यानी कि सेमीफाइनल का जो पहला मैच हुआ था आईसीसी विश्व कप का, क्रिकेट विश्व कप का, और न्यूजीलैंड और भारत के बीच में कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य जनजाति वर्ग के सुविधा वंचित लोगों को सड़क, दूरसंचार संपर्क, बिजली, सुरक्षित आवास, साफ पेयजल, सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा आजीविका अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम संगठन ने वर्ष 2022 में जलवायु को गर्म करने वाली गैसों के रिकॉर्ड बढ़ोतरी की खबर दी है। संगठन ने रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 1990 से 2022 के बीच वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव 50% तक बढ़ा है। ऐसा मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के कारण हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 50%, इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखे रहिएगा। और कब से कब तक, वर्ष 1990 से लेकर 2022 के बीच में ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव बढ़ा है वो 50% बढ़ाया है। किसने बताया है? विश्व मौसम संगठन ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल, जो स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए बिक्री आउटलेट प्रदान करती है, अब देश भर में 1037 स्टेशनों पर चालू है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की मौजूदगी में लखीमपुर के ग्राम धुसकिया से किया है। अब चूंकि ये यूपी से रिलेटेड न्यूज है, तो इसको आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के 9वें संस्करण का जो आयोजन है वो 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में राजस्थान की पश्चिमी सीमा के पास जैसलमेर में त्रिशक्ति प्रहार, ये एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, शुरू किया गया, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना शामिल है। इसका उद्देश्य आपसी समन्वय, परिचालन दक्षता को बढ़ाना, साथ ही आधुनिक युद्ध के संदर्भ में नई रणनीतियां बनाना और परिचालन क्षमताओं का आकलन करना है। तो अगर एग्जाम में आता है कि त्रिशक्ति प्रहार किन दो सेनाओं के बीच में अभ्यास है, किन सेनाओं के बीच में अभ्यास है, तो आपको ध्यान रखना होगा भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में घोषणा किया था कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के भीतर तेलंगाना में मंडिगा समुदाय के उपवर्गीकरण पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना है वो ये निकालना है कि मंडिगा समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रूस ने हाल ही में भारत को हाथ से पकड़ने वाली इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है और लाइसेंस के तहत इग्ला के उत्पादन की अनुमति भी दी है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट। अब आगे बात करते हैं डिटेल में और जानते हैं व्यक्ति विशेष में शीतल महाजन न्यूज में क्यों चल रही थी। तो न्यूज ये है कि भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। ऐसा करने वाली ये पहली महिला है। महाजन 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर
उतरी हैं। शीतल महाजन एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर हैं जिन्होंने इस विधा में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्हें वर्ष 2001 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो अगर एग्जाम में आता है कि शीतल महाजन का संबंध किससे है तो आपको ध्यान रखना होगा ये स्काई डाइवर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नई चेतना 2.0 के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 के दूसरे वर्ष के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा की है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 77% से अधिक महिलाएं अभी भी हिंसा के अनुभव के बारे में रिपोर्ट नहीं करती हैं या उसके बारे में बात नहीं करती हैं। नई चेतना 2.0 के तहत देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की हिंसा के अनुभवों से इस पहलों को प्रेरणा मिलेगी। नई चेतना अभियान का उद्देश्य महिलाओं और विभिन्न जेंडरों के व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना तथा उनके जीवन को भय और जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त करना है। यह अभियान 25 नवंबर से शुरू किया जाना है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस अभियान का 34 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 का समर्थन करने के लिए 9 मंत्रालय एकजुट हुए हैं। तो नई चेतना 2.0 का संबंध किससे है? क्या बोलते हैं, महिलाओं और विभिन्न जेंडर व्यक्तियों के जो जेंडर आधारित भेदभाव हैं उससे जो है इसका संबंध है। और किसने इस पहल की शुरुआत की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरुआत की है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजाति गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी विकास मिशन की शुभारंभ किए हैं। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य जो है वो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। सरकार ने अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास कार्य योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है क्या? तो गृह मंत्रालय के अनुसार 75 जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीजी 18 राज्यों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रहते हैं। आदिवासी समूहों को पीवीटीजी सबसे अधिक कमजोर हैं। वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजाति समूहों को पीवीटीजीज नाम एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी। तो कब से की थी? 1975 से। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। प्रारंभ में 52 जनजाति समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वर्ष 1993 में इस श्रेणी में 23 अतिरिक्त जनजाति समूहों को शामिल किया गया है, जिसमें पीवीटीजी के तहत वर्तमान में अब 75 जनजाति समूह हो चुके हैं। शुरुआत में ये 52 थे, लेकिन 1993 में 23 अतिरिक्त जनजाति समूहों को जोड़े जाने के बाद अब जो है इनकी संख्या 75 हो गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे। 75 सूचीबद्ध पीवीटीजी में से सबसे अधिक संख्या उड़ीसा में पाई जाती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश। अब यहां से भी एक प्रश्न जनरेट हो सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक पीवीटीजी की संख्या कहां पे है? उड़ीसा में है। आगे बात करते हैं पीवीटीजी के निर्धारण के जो मानदंड हैं। कौन कौन से मानदंड हैं? प्रारंभिक कृषि स्तरीय प्रौद्योगिकी यानी कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्थिर या घटती आबादी, अत्यधिक निम्न साक्षरता, निर्वाह स्तरीय अर्थव्यवस्था। ये 4 जो मानदंड जो पूरा करते हैं उनको जो है पीवीटीजी में शामिल कर लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संपूर्ण सूचकांक ये क्या है और ये क्यों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज यह है कि वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला एक मंच है जिसका नाम है जकोटा। जकोटा ने सिडबी के साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है। मतलब कि उसका नाम क्या है? संपूर्ण। यह एमएसएमई आधारित उच्च आवृत्ति संकेतक भारत के छोटे और मझले उद्योगों की स्थिति बताएगा।
सूक्ष्म लघु एवं मझले उद्यम देश के समग्र सकल मूल्य वर्धन में 1/4 से अधिक और कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान देते हैं। 50,000 से अधिक एमएसएमई के आधिकारिक जीएसटीएन रिटर्न में दिए गए आंकड़ों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया है। तो अगर एग्जाम में आता है कि संपूर्ण सूचकांक किसने तैयार किया है, तो आपको ध्यान रखना होगा जकोटा ने सिडबी के साथ मिलकर तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओईसीडी रिपोर्ट के बारे में कि यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो न्यूज यह है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने एक अंतरिम रिपोर्ट जारी किया है जिसमें खुलासा किया गया है कि वर्ष 2022 में दुनिया भर में 21 मिलियन टन प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक लागू की गई जलवायु नीतियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2040 तक पर्यावरण में प्लास्टिक की रिहाई में 50% की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि यदि त्वरित, कठोर और विश्व स्तर पर समन्वित नीतिगत उपाय किए जाते हैं तो वर्ष 2040 में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को बेसलाइन की तुलना में 1/4 तक कम किया जा सकता है। अब जब बात यहां पे ओईसीडी की हो रही है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1961 में 38 देशों के साथ स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पे है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में पड़ता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक प्रगति और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है। वर्ष 2017 तक ओईसीडी सदस्य देशों की क्रय शक्ति समानता पर वैश्विक नाम मात्र जीडीपी का 62.2% और वैश्विक जीडीपी का 42.8% था। ओईसीडी को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये तो रहा ओईसीडी रिपोर्ट 2040 के संदर्भ में। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का नवीनतम डेटा जारी किया गया है जो भारत के स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालता है। परियोजनाओं को पूरा करने, फंड के उपयोग और समग्र मानदंडों में अग्रणी गुजरात में सूरत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में शामिल आया है। मतलब कि सूरत जो है स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर 1 पे है। आगरा, अहमदाबाद, वाराणसी और भोपाल ने भी सराहनीय प्रगति दिखाते हुए शीर्ष 5 शहरों में स्थान प्राप्त किया है। तो इसलिए जो है स्मार्ट सिटी मिशन जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईसीसी विश्व कप के पहले सेमीफाइनल जो कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हुआ था, वहां पे कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं। तो सबसे पहले बता दें कि विराट कोहली ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 50वां वनडे शतक बनाकर इतिहास बनाया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वहीं मोहम्मद शमी वनडे में भारत के लिए 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मामले में स्टुअर्ट बिनी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। शमी विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज भी बने हैं। मोहम्मद शमी सबसे कम पारियों यानी कि केवल 17 पारियों में 50 विश्व कप विकेट लेने वाले गेंदबाज के मामलों में भी वह पहले स्थान पे आ गए हैं। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की कि श्रेयस अय्यर अब भारत के उन चुनिंदा प्लेयरों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार यानी कि बैक टू बैक शतक लगाए हैं। श्रेयस अय्यर अब वनडे विश्व कप में 500 से ज्यादा रन बना लिए हैं। वे दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने नंबर 4 या फिर उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 500 प्लस रन बनाए हैं विश्व कप में। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आज के करंट अफेयर से। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।